हेलो दोस्तों। मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी के अंतर्गत जो हैंड रिटेन नोट्स आता था दोस्तों, उसके क्रम में आज जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका कोविड-19 वर्सेस अर्थव्यवस्था। ये दोनों को क्लब करके एक ओवरव्यू दे रहे हैं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में उस डेटा का प्रयोग हो सकता है। आप इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चंस कहीं भी आता है, जीएस 1 में आता है, जीएस 2 में आता है, या और जीएस सेकंड पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत में क्या क्या किए गए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या उससे कोविड-19 के दौरान जो अर्थव्यवस्था में जो कमी आई, जो गोता लगाया, उसको पूर्ति करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए दोस्तों। आप जानते हैं कि जब कोविड-19 जब आया, उसके बाद जो स्थिति भारत में या विश्व की स्थिति जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में गोता लगाई, सबका जीडीपी ग्रोथ, सबका विकास दर, सब है जो रुक किया। क्योंकि दोस्तों सप्लाई और चेन मैनेजमेंट है जो आपस में एक दूसरे के बीच की जो कड़ी थी, वो कड़ी कहीं ना कहीं है जो टूट गई। और इसके जो वैश्विक मंदी की ओर है, जो धीरे धीरे है जो विश्व है जो जा रहा है, इसके क्रम में दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि भारत ने इसके लिए क्या कदम उठाए, कहाँ से क्या सहायता मिला, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले लॉकडाउन के प्रथम क्रम में जब स्थिति जब भारत की खराब हुई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, प्रवासी मजदूर या किसी भी कारण, बस क्या है कि हर एक आदमी का योगदान है जो दोस्तों अर्थव्यवस्था में होता है। तो उसके क्रम में दोस्तों 1,70,000 करोड़ रुपया का प्रथम पैकेज है जो दोस्तों दिया गया, जिसके कारण है जो गरीबी ना हो। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो गया, फिर मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों के हाथ में पैसा दिया गया। लोगों को चंद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को हाथ में पैसा दिया गया कि मार्केट में है जो उससे है जो तरलता बनी रहे, चलते रहे, जिसके कारण है जो अर्थव्यवस्था डाउन ना हो। तो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट क्रम में 1,70,000 करोड़ रुपया का जो फर्स्ट बार जो दी गई आर्थिक सहायता राशि, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों अर्थव्यवस्था के कारगर के लिए, अर्थव्यवस्था को गोता लगाने से बचाने के लिए ही है जो उसको दिया गया था। कि अगर मान लीजिए कि सप्लाई चेन टूट जाता है, अगर ब्रेक हो जाता है, तो स्थिति और कहीं ना कहीं बदतर हो जाएगी। इसके क्रम में दोस्तों उसके बाद है जो आरबीआई के 9 नए नियम का पहल किया गया। आरबीआई ने उसके बाद है जो आकर बताया कि हम है जो इस तरह से है जो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए है जो हम है जो 9 नए नियम है जो लाए हैं। उसके क्रम में दोस्तों 9 नए नियम का पहल किया गया। उसके बाद दोस्तों इसको ऐड करके ही प्रधानमंत्री ने लास्ट जो तीसरे लॉकडाउन था, उसके लास्ट अंतिम 2 दिन पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया दोस्तों। यह है जो आत्मनिर्भर अभियान के लिए है जो इसका नाम दिया गया। और ये दोस्तों अपना जीडीपी का 10% है, और यह है जो पूरा वर्ल्ड का 5वां देश है जो अपने जीडीपी का 10% है जो इसमें खर्च कर रहा है। फर्स्ट में दोस्तों आपका जापान है जो 21 पॉइंट कुछ परसेंट है, फिर उसके बाद अमेरिका है 13, फिर है जो उसके बाद जर्मनी है, फिर है जो भारत ऐसे 5वां नंबर पे है। और अपना पड़ोसी देश है जो दोस्तों चाइना है जो आपका 2.8% या 3 के करीब करीब है जो उसने अपना जीडीपी का खर्च किया है। तो दोस्तों इस सब के क्रम में, और इसमें आरबीआई का जो पहल है दोस्तों, इसमें ऐड किया गया है टोटल आपका जो 20 लाख करोड़ है उसमें भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक के माध्यम से $1 बिलियन की मदद है जो मिली है। और उसके बाद है जो दोस्तों ब्रिक्स जो है, एशिया डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, AIIB बोलते हैं, उसके माध्यम से 100 करोड़ की मदद की गई है। और पीएम केयर फंड्स को भी हम इसमें ऐड कर दिए दोस्तों। कहीं ना कहीं वो भी है जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो धारा जो आपका अधिनियम है, जो आपदा अधिनियम है, उस अधिनियम के धारा 2 के अनुसार है जो पीएम केयर्स फंड का है जो निर्माण किया जाता है। और राज्य भी इस तरह का है जो अपना 42 के अनुसार है जो कर सकता है, धारा 42 के अनुसार वो कर सकता है। तो ये सब माध्यम से दोस्तों आपको क्लब का कहाँ कौन सा सेट करना है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, आपको समझना होगा कि हम है जो यहाँ लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को सेट होगा। इसीलिए हम क्लब करने की कोशिश की है टोटल को। आरबीआई का पहल बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। आरबीआई का पहला है जो तरलता प्रबंधन। तरलता प्रबंधन के माध्यम से 50,000 करोड़ जो है जो इसमें है जो दिया गया। इसमें है जो लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन जो TL
आरटीओपीओ 2.0 जो बोला जाता है दोस्तों, ये टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म को समझने के लिए दीर्घकालिक रेपो जो आपका रिवर्स रेपो दर होता है उसको है जो यहाँ मेंटेन करने की बात की गई है। और उसके माध्यम से जो है एमएसएमई को निवेश योग बनाना, जो अपना जो एमएसएमई सेक्टर है जिसका है जो 1/3 है जो अपना जीडीपी में हिस्सा होता है, ये कहीं ना कहीं है दोस्तों ब्रेक कर गया था। और ब्रेक करने के बाद अगर इस सेक्टर ब्रेक करता तो अपना जीडीपी का आकार और जीडीपी की विकास दर है जो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाएगी। इसीलिए दोस्तों छोटे और मंझेलों जितना भी है जो आपका सेक्टर्स है उसके सेक्टर्स को है जो इसमें एमएसएमई सेक्टर्स में है जो इसको डाला गया। अभी वर्तमान दोस्तों जो आत्मनिर्भर अभियान है उसमें 100 करोड़ तक के टर्नओवर को है जो एमएसएमई सेक्टर के वर्तमान में इसको है जो रखा गया है। जो इसका 100 करोड़ कंपनी का टर्नओवर उसको भी है जो एमएसएमई के अंतर्गत ऋण देने का प्रावधान किया गया, उसको हम आगे बताएंगे। एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस को भी है जो इसमें है जो रखा गया है दोस्तों। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे जो है उसको भी है जिसमें तरलता प्रबंधन में है जो 50,000 करोड़ के माध्यम से है जो उसको है जो बनाने और उसमें है जो गति देने के प्रदान के लिए आरबीआई ने का एक पहला पहल था जो तरलता प्रबंधन था दोस्तों। दूसरा है दोस्तों वित्त संस्थानों को पूर्ण वित्त करना। जो भी हमारा जो वित्त प्रबंधन है जो अपना जो नाबार्ड हो गया दोस्तों, सीडबी हो गया, आवास बैंक हो गया, रूरल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जो ऋण उपलब्ध कराती है, जो या तो आपको संस्थागत हो गया या गैर संस्थागत हो गया, दोनों प्रकार के स्थिति में दोस्तों जो वित्त संस्थान है उसको है जो दोस्तों पुनर्जीवित करना, उसको है जो आरबीआई की तरफ से है जो नाबार्ड के लिए 25,000 करोड़, सीडबी के लिए 15,000 करोड़, आवास बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपया का उसके लिए प्रावधान किया गया, जिसके माध्यम से जो ऋण है जो उपलब्ध कराया जाए और हमारा जो अर्थव्यवस्था की जो झोली है कहीं ना कहीं धीरे धीरे है जो आगे बढ़े। फिर है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में कमी। दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो प्रकार का होता है। रेपो रेट वो होता है दोस्तों की जो रिजर्व बैंक के पास जो 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 छोटे बैंक है जैसे माने वाणिज्य बैंक है, वो बैंक है जो अपना पैसा जो उधार लेती है तो कुछ प्रतिभूति रख कर है जो आरबीआई से कुछ पैसा को लेती है। और रिवर्स रेपो रेट हो गया दोस्तों कि बैंक के पास जो जमा है, ज्यादा शेष जो जमा पूंजी होती है उस पूंजी को है जो आरबीआई अपने पास रखती है ताकि जो मार्केट में तरलता को कम किया जा सकते, बचाया जा सके। तो उसको लिए दोस्तों 3.75% उसको कर दिया, 0.25% घटा के इसको 3.75% कर दिया। और बैंक अपना अधिशेष धन को निवेश करने और उत्पादन सेक्टर को ऋण में सहूलियत हो, इसके माध्यम से दोस्तों इसको रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई। ये दोस्तों आपको कहीं इतना पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम शॉर्ट करके बताने का मेन कारण मेरा है कि आप है जो कहीं इस चीज को आप यूज कीजिएगा, आप एग्जाम में यूज कीजिएगा, आप 9 पॉइंट यूज कीजिए, 8 पॉइंट यूज कीजिए, जहां हो इस चीज को यूज करने पे आपको है जो आंसर है जो बहुत अच्छा बन सकता है। दूसरा है दोस्तों चौथा नंबर है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी ऋण में की सीमा में वृद्धि कर गए। जो दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो आरबीआई के द्वारा जो अस्थायी ऋण प्राप्त किया जाता है, जो व्यय जो सरकार के द्वारा जो व्यय हुआ, जो प्राप्ति हुआ, उसमें अस्थायी संतुलन को कम करने के लिए उसमें है जो 60% की वृद्धि है जो दोस्तों की गई और उसको WMA कहा जाता है। WMA जो अस्थायी संतुलन को कम करता है, वही अस्थायी संतुलन जो जो सरकार के द्वारा जो कर प्राप्ति हुआ या खर्च हुआ उसके बीच में जो बैलेंस करता है, वो बैलेंस में 60% की है जो वृद्धि कर दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सहूलियत दिया गया है ताकि है जो वो अपने वर्तमान स्थिति में जो स्थिति जो बनी है इस स्थिति में अपने आप को संभाल सके और काम कर सके। और इसके जो सीमा है दोस्तों 30 सितंबर 2020 तक है जो बढ़ाई गई है। 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक की सीमा को इसमें रखा गया है। आगे है दोस्तों परिसंपत्ति वर्गीकरण। इसमें है दोस्तों कि एनपीए की अवधि में वृद्धि किया गया है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं दोस्तों, जो 90 दिन के बाद अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसको है जो एनपीए की श्रेणी में रखा जाता है और धीरे धीरे बैड लोन में बदल जाता है। और बैड बैंक की अभी भारत में एक बैड बैंक की स्थापना की गई। जो भी एनपीए का पैसा है, एनपीए में जो भी धन है उसको बैड बैंक में रखा गया है। और अभी आपको देखा होगा दोस्तों कुछ दिन पहले कि 68,000 करोड़ रुपया का राइट ऑफ किया गया, तो वही बैड बैंक के माध्यम में जो भी पैसा थी उसी के माध्यम को राइट ऑफ किया गया। तो इस अवधि को दोस्तों है जो बढ़ा दिया गया है। एनपीए की अवधि को 90 दिन से बढ़ा दिया गया। अगर कोई देने में असमर्थ है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस कर्जदारों को इसके माध्यम से राहत दिया गया है।
तो यह जो आपका दोस्तों पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखिएगा। आगे, समाधान की समय सीमा में वृद्धि। जो खातों से रिलेटेड जो जुड़े विवाद है, जो मुद्दे हैं दोस्तों, उस मुद्दों को अभी वर्तमान के लिए 210 दिन, 90 दिन की अवधि बढ़ा दी गई। अब वर्तमान में कितना दिन तक, 210 दिन तक है जो उसको किसी भी प्रकार का कोई टॉर्चर किसी के द्वारा है जो नहीं किया जाएगा। 90 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है और डिफॉल्टर की तारीख से 210 दिन की वृद्धि कर गया। अगर आज डिफॉल्ट करता है वर्तमान समय तो 210 दिन तक उसको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा और उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है जो सरकार के तरफ से नहीं किया जाएगा। लाभांश का वितरण। लाभांश का वितरण दोस्तों, अनुसूचित बैंक तथा सहकारी बैंक 2019-20 में जो मुनाफे के आगे कोई भी लाभांश जो भी भुगतान वो नहीं करेगा। अगर कोई भी ऋण अगर लिए हुए है दोस्तों, तो वो है जो अभी वर्तमान को उस स्थिति में है जो उसको मुनाफा से जो ऊपर आ रहा है उसको है जो अभी लाभांश को है जो वो है जो पे नहीं करेगा। वो वर्तमान स्थिति में उसको है निपटने के लिए जो उसकी जो पूंजी संरक्षण है बैंकों की, उसको सक्षम बनाने के लिए कदम है जो दोस्तों उठाया गया है। तरलता कवरेज अनुपात की आवश्यकता। दोस्तों तरलता जो अनुपात है, जो पहले 100% जो किसी भी बैंक के पास था उसको है जो 100% से 80% कर दिया गया है। और ये दोस्तों कब तक है, जो 2020 तक लास्ट तक 90% और अप्रैल 2021 तक इसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में अगर 100 पैसा है तो उसको 80 पैसा की ही तरलता पर है जो उसको माना जाएगा। उसका मानक है जो 80 पैसा ही उसका माना जाएगा लिक्विडिटी को। एनबीएफसी से वाणिज्यिक रिटेल एस्टेट को ऋण प्राप्त करना। दोस्तों पहले क्या था कि एनबीएफसी के माध्यम से रियल एस्टेट जो भी होते हैं, रियल एस्टेट जैसे मान लीजिए बिल्डर्स ये सब है, तो एनबीएफसी से है जो ऋण है जो डायरेक्ट नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए डायरेक्ट ऋण है जो एनबीएफसी के माध्यम से उसको प्राप्त कर दिया जाएगा, जिसके कारण है जो दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति है वो है जो धीरे धीरे है जो पटरी पर लाया जा सके। तो दोस्तों ये कुछ 9 ऐसे जो पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को बताना जरूरी था जो आपको लिखने में कहीं ना कहीं है जो मदद करेगा। दूसरी चीज है दोस्तों कि 2020 का आत्मनिर्भर अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इस सभी जगह आपको यूज करना पड़ेगा। क्या है कि इसके लिए जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान के अंदर में बहुत सारे सेक्टर्स है, एमएसएमई सेक्टर्स है, फिशरीज है, कृषि है, फिर आपका गरीबों के लिए है, फिर सिंचाई परियोजना है, फिर बहुत सारी परियोजना है। तो वो एक विस्तृत चर्चा एक में होगा दोस्तों। लेकिन अभी वर्तमान में हम है जो सिर्फ सिंपल जो 5 पिलर है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पिलर है दोस्तों इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोग्राफी और चौथा है 5वां है डिमांड। ये 5 डिमांड जो आपको दोस्तों बताया गया था कि इस 5 डिमांड से हम आपदा के समय, इस वर्तमान आपदा के समय हम एक नई उम्मीद और एक नई किरण की ओर देख रहे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था में हम है जो गति प्रदान करें। तो इस 5 पिलर के दोस्तों बताया गया था कि इकोनॉमी है, हमको इंक्रीमेंटल चेंज नहीं क्वांटम जंप की जरूरत है। इंक्रीमेंटल चेंज के मतलब होता है दोस्तों कि हम एक धीरे 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 निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम चेंज का मतलब होता है कि 1 गुने 2, 2 गुने 4, 4 गुने 2, मैंने सीधे उसका है जो डबल स्क्वायर होते जाएगा। मैंने क्वांटम, जैसे आप क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वांटम थ्योरी में आप है जो कैसे वर्क करता है, आप सुपर कंप्यूटर है जो देखते हैं क्वांटम बीट पे वो काम करता है। तो उस तरह की गति से है जो हमको जो चेंज करना पड़ेगा अपने इकोनॉमी को, तो क्वांटम जंप की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड यूज दिया गया क्वांटम जंप। तो आप ये जो ध्यान रखिएगा इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा अवसंरचना है वो संरचना मॉडर्न प्लानिंग पे होना चाहिए, आधुनिकीकरण की नीति पे है जो होना चाहिए। जिसके कारण है जो हम अपने है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कि हमारे पास जो वर्तमान का समय है, हमने वर्तमान के समय को कोविड को बहुत अच्छा से कंट्रोल किए हुए है। अभी हमारा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है वर्तमान समय में। अगर इस चीज को हम बचा लेते हैं तो हमारा इकोनॉमी भी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ आकर काम करेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है कहीं ना कहीं है जिसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो हमको मॉडर्न प्लानिंग की यहाँ पर जरूरत है। सिस्टम जो दोस्तों है कि सिस्टम हमारा जो एक सबसे बड़ी चीज है कि 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी वाली हमारी है जो ड्रीवन होना चाहिए। हमारा जो सिस्टम लोकतंत्र जो हमारा स्टेबिलिटी है, इस माध्यम से भी लोग है जो हमारे यहाँ जो निवेश करने के लिए है जो ज्यादा है जो ध्यान देंगे। इसीलिए हमको सिस्टम जो है हमारा तकनीकी रूप से होना चाहिए। जर्मनी 2025 की नीति पर हम लोग काम करेंगे। उस नीति पर अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा सिस्टम जो वर्तमान की स्थिति में उससे हमारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान
किया जाएगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन के माध्यम से। डेमोग्राफी दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेमोग्राफी है जो अपने पास है अभी, और अगर इसको स्किल्ड कर दिया जाए, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन जीडीपी वाला देश हम बन सकते हैं दोस्तों। हम है जो नंबर 3 पे आ सकते हैं, जो हमारा 2025 तक का सपना है 5 ट्रिलियन 350 लाख करोड़ का जो मेरा सपना है दोस्तों, वह सपना कहीं ना कहीं है जो हम इसके माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वाइब्रेंट डेमोग्राफी है दोस्तों, और इसको हम अभी वर्तमान समय में नहीं जाने देंगे, क्योंकि 21वीं सदी एशिया का होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में जो बोला गया था कि 21वीं सदी निश्चित रूप से इंडिया का है। अगर वर्तमान समय में डेमोग्राफी की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ से किसी का युवा जनसंख्या नहीं है किसी के पास। अगर युवा जनसंख्या जिसके पास है, उसके पास ही आज की अर्थव्यवस्था है। तो आप इसके माध्यम से, और हिंद महासागर का क्षेत्र हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वर्तमान समय में हमने दोस्तों बोला है कि लोकल चेन पे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, लोकल चेन सप्लाई मैनेजमेंट पे हमको जोर देना पड़ेगा, स्वदेशी पे काम करना पड़ेगा, अपना सप्लाई अपना डिमांड खुद बनाना पड़ेगा। तब है जो हम इस चक्र में है जो अपने आप को रखेंगे, और हम है जो निर्यात बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हम आयात बेस्ड नहीं रहना चाहते, हम निर्यात बेस्ड बनना चाहते हैं। इसी के माध्यम से दोस्तों हम अगर कर सकते हैं, इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिमांड की जो अंतिम प्रणाली है, सप्लाई एंड डिमांड चक्र की जो प्रणाली है, उस प्रणाली से हम है जो काम करेंगे। हमारा सप्लाई होगा, हमारा डिमांड होगा। हमारे यहाँ पीपीपी इतना है दोस्तों, मेरा अगर पीपीपी के आधार से हमारा जीडीपी देखा जाएगा तो 10 ट्रिलियन की जीडीपी है। तो इस आधार से दोस्तों ये 5 जो आत्मनिर्भर पिलर है, भारत को कहीं ना कहीं 21वीं सदी में सोने की चिड़िया को बना सकता है। आप इसको है जो लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर कहीं भी अगर आता है मेंस के अंदर में, तो आप इसको एकदम बढ़िया से है जो आत्मनिर्भर निर्माण का जो अनेक चरण है, जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा है जो चरण बताया गया, उस चरण में है जो दोस्तों आप है जो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और हम भी है जो जब आज कल भी आया था, परसों भी आया था, तो उसको है जो समराइज करने की हम कोशिश करेंगे। और इसका जो प्रभाव होगा दोस्तों, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर उद्योग, समृद्ध भारत का विकास, शहरी गरीबी आत्मनिर्भरता, अवसंरचना और बाजार आत्मनिर्भर, ये है जो इसका इफेक्ट, इसका परिणाम है जो देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों एक अपील है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को भी शेयर जरूर कीजिए। अगर 65th के लिए अगर 40 डेज का ग्रुप चल रहा है दोस्तों, तो 40 दिन तक लगातार लिखने के लिए हम एक प्लानिंग बनाया है, और 65th यूपीएससी के लिए है। 40 डेज आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपके आंसर पे रिव्यू होगा। आप है जो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और है जो दोस्तों इससे आप जुड़ सकते हैं। इसका है जो लिंक है जो आपको इसके टेलीग्राम लिंक है जो, या टेलीग्राम नंबर है जो दे दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कुछ इसी तरह का वीडियो लेकर आएंगे जो आपको कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके। मेरी यही शुभकामनाएं है कि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं और लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।